Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. आज हम एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्ट योर नॉलेज। ये सीरीज फर्स्ट है और ये जेके पीएसआई के रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और जो एस्पिरेंट ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ आके अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं वो क्वेश्चन हमने एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, प्लस हमने सिलेबस को एनालाइज करके क्वेश्चन डाले हुए हैं और वो क्वेश्चन सेम लेवल के रहेंगे जो आपको आगे एग्जाम में आने वाले हैं। हमने कोई इरेलेवेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, जब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं डालें जिसको देख के आपको आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए और साथ में आपको एनजाइटी आए। और सेकंड बात कि हमें पता है कि इस टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपके लिए वो टाइम है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मेरे क्वेश्चन पूछने का ये पैटर्न होगा कि मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगा, रीड करने के बाद मैं आपको 5 सेकंड प्रोवाइड करूंगा और उस 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे तो मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। और जैसे मैं आपको आंसर बताऊंगा फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन को मैं रीड आउट करूंगा, मैं फिर आपको 5 सेकंड प्रोवाइड करूंगा और अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। और हम ये सेम प्रोसीजर फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारे सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे कि विद इन 3 to 4 मिनट हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिर एट दी एंड जिस चीज़ एस्पिरेंट को लग रहा है कि उसके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो रुक सकता है। आगे हम एनालाइज भी करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था और किस क्वेश्चन को हमने कैसे अप्रोच करना चाहिए था, कैसे आप आंसर आराम से निकाल सकते थे। और जिस क्वेश्चन एस्पिरेंट के मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आंसर ठीक हो गए तो वो उनको आगे देख के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको जिस्ट मिल चुका होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जैसे क्वेश्चन आप 1 देख सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात चल रही है और बोलते हैं कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकता है। ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। अगर आपको लगता है ज़्यादा टाइम आपको लगेगा तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर है बी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। आप आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर आता है 4। आप टेंशन मत करें, जैसे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हम इसका आपको एनालाइज भी करके बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आया। पूरा इसका बारे में हम आपको बताएंगे आंसर के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ। अब प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेते हैं, सीजीआई, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने। इसका आंसर है 1, सीजीआई के सामने प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय प्रेसिडेंट हैज द वैलिडिटी ऑफ। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं उनकी वैलिडिटी क्या होती है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। आंसर है इसमें सेकंड, 6 मंथ्स। आप आगे इसके क्वेश्चन के सामने आप डिफिकल्टी लेवल भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन मॉडरेट हैं, इजी हैं या हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, तो उस टाइम कौन एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह, डिप्यूटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीजीआई, स्पीकर। इसका आंसर है 3, उस टाइम सीजीआई एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी imposed by इंदिरा गांधी in 1975 to 1977। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलमा संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हसैन। इसका आंसर है फन, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिजेक्ट विच टाइप ऑफ बिल्स और बिल। प्रेसिडेंट कौन कौन से बिल रिजेक्ट कर सकते हैं, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल।
इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। आंसर आता है सी। क्वेश्चन नंबर 8, द ओनली सीजीआई हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात चल रही है कि एक ही सीजीआई है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, जब वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो उनकी जगह कौन बैठेंगे, सीजीआई। और आज तक इंडिया के 1950 की आज़ादी के बाद, 1947 आज़ादी के बाद, 1950 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक ही टाइम ऐसा आया जब हमारे सीजीआई एक प्रेसिडेंट बने। अब उनका नाम क्या है, जस्टिस हदीतुल्ला, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस जगदीश सिंह ठाकुर। इसका आंसर है 1, जस्टिस हदीतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 30 ईयर्स, 45 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स। इसका आंसर है 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड बाय। अब जो राज्यसभा के चेयरमैन उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, किस मेजोरिटी के थ्रू किया जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी एट राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों हाउसेस में इफेक्टिव मेजोरिटी हो। स्पेशल मेजोरिटी एट लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। इफेक्टिव मेजोरिटी एट राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी एट लोकसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी हम राज्यसभा में करें और सिंपल मेजोरिटी हम लोकसभा में करें, या फिर इसका अपोजिट, सिंपल मेजोरिटी एट राज्यसभा एंड इफेक्टिव मेजोरिटी एट लोकसभा। इसका आंसर आता है इफेक्टिव मेजोरिटी एट राज्यसभा और सिंपल मेजोरिटी एट लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11, द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिकेम बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड किया गया था, उस टाइम क्या हुआ था कि हम बोलते थे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कि माननी ही माननी पड़ेगी। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी ही माननी पड़ेगी। यहाँ बात कर रहे हैं कि वो किस अमेंडमेंट में आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, या 48th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर है 1, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द्रौपदी मुर्मू बिकेम डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने नंबर वाली द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट बने, 14th, 15th, 16th या 17th। इसका आंसर है सेकंड, 15th प्रेसिडेंट बने हम द्रौपदी मुर्मू जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो, अब रॉन्ग की बात चल रही है, इसमें मतलब 3 स्टेटमेंट हमारी ठीक होंगी, आपने ढूंढना है कि रॉन्ग कौन सी है। चेयरमैन इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, चेयरमैन कैन कास्ट वोट इन राज्यसभा, nobody act as vice president if the seat of vice president is vacant। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको टाइम लगेगा, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर है 1, चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि हम रॉन्ग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट डज नॉट हैव। इधर बात क्या चल रही है कि कौन सी जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ए पार्डन पावर, बी कम्यूटेशन, सी रेस्पाइट, डी जुडिशियल कस्टडी। इसका आंसर है डी, जुडिशियल कस्टडी। तो आई होप आप सभी ने देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, और जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हैं तो उनको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, और जिनको लगता है कि उनको आगे एनालिसिस देखना है तो वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके स्टार्ट करते हैं वापस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट हमारे सबसे टॉप के एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको कम से कम इनके इलेक्शन का पता होना चाहिए, इनके रिमूवल का, इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन किसको देते हैं इनका तो आपको पता होना ही चाहिए। तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन प्रेजेंट कर, उनमें कौन कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड एमपी, और एमपी में कौन कौन आते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा भी,
और मेंबर ऑफ राज्यसभा भी। लेकिन बात क्या चल रही है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे क्या लिखा है पहला ऑप्शन, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जैसे ही फर्स्ट गलत हुआ, ए गलत हो गया क्योंकि ए में प्रेजेंट है, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 3। अगर हम, चलो आपके अगर ये एलिमिनेट नहीं भी होता तो सेकंड उसकी तरफ चलते हैं। ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं ऑल मेंबर नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा की बात चल रही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। थर्ड ऑप्शन क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सिर्फ एमपी नहीं होते, अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, 28 स्टेट्स की प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनके पास क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वो कौन कौन सी हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर काउंट होते हैं। इसका ऑप्शन क्या आ गया 3, क्योंकि सिर्फ यही सही ऑप्शन है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, अब वाइस प्रेसिडेंट की बात चल रही थी। अब प्रेसिडेंट के चक्कर में क्या होता है, केस में सॉरी प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट कर सकते हैं। कौन, एमपी कर सकते हैं वोट, जो कि बिलोंग करते हैं किसे, लोकसभा और राज्यसभा से। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड नहीं होते, ऑल मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो होती है उसमें 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं और वही 12 मेंबर अगर प्रेसिडेंट के लिए वोट करें तो उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। तभी सिर्फ उन मेंबर्स को वोट करने की इजाजत नहीं होती है जिनको नॉमिनेट किया गया होता है। बट वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है, तो क्या किया जाता है, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन प्रेसिडेंट के बाद एक एक्स्ट्रा भी था, क्या, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टोरल कॉलेज में वो एक्स्ट्रा मेंबर आते थे, पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो कुछ नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर उनके लिए वोट करते हैं, और एवरी मेंबर। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली इलेक्टेड जहाँ पे भी लिखा है वो गलत ऑप्शन है, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ, ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि वो सीजीआई के सामने ओथ लेते हैं। प्रेसिडेंट ओथ सीजीआई के सामने लेते हैं, और रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। याद रखना ये भी। द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय प्रेसिडेंट हैज द वैलिडिटी ऑफ, अब देखो ऑर्डिनेंस क्या हो गया कि प्रेसिडेंट कोई भी अगर लॉ पास करते हैं, ठीक है, पर आप तो बोलोगे लॉ कौन पास करता है, लोकसभा से पहले कोई बिल पास होता है, फिर वो राज्यसभा के पास जाता है, वो बिल वहां पे पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के उसको साइन मिलते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है। पर कभी कभी क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं हो और प्रेसिडेंट को लगता है कि ये लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो तब प्रेसिडेंट क्या पास करते हैं, ऑर्डिनेंस। और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ क्या होती है, सिर्फ 6 मंथ। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि हमारे 3 सेशन होते हैं, एक होता है हमारा बजट सेशन, दूसरा हमारा होता है मानसून सेशन, और तीसरा हमारा होता है विंटर सेशन। और मैक्सिमम टाइम पीरियड ना इन सेशंस के बीच जो होता है, देखो जैसे बजट सेशन खत्म होगा बीच एक रिसेस आएगी, फिर मानसून सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद, फिर जब मानसून सेशन खत्म होगा तब फिर रिसेस पीरियड आएगा, फिर विंटर सेशन स्टार्ट होगा। ये जो रिसेस पीरियड है ना, ये कभी 6 मंथ से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। जैसे 6 मंथ खत्म होंगे तब तक जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा वो फिर सेशन में आ चुके होंगे। अगर उनको लग रहा है कि ये लॉ जो प्रेसिडेंट ने बनाया है इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो फिर पास करेंगे, लोकसभा से ही पास करेंगे, राज्यसभा से पास करेंगे, उसको प्रेसिडेंट के साइन मिलेंगे और फिर वो लॉ बन जाएगा हमेशा के लिए। बट अगर उनको लगा कि ये जरूरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्वाश हो जाएगा। इसलिए इसकी वैलिडिटी कितनी होगी है, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट देन हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। देखो जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनकी सीट में कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ना हो तो फिर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कौन करता है, हमारे सीजीआई। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर बाई चांस मान लेते हैं सीजीआई भी प्रेसिडेंट नहीं है, फिर कौन बैठेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी 1975 टू 1977। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के आ सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिजेक्ट विच टाइप ऑफ बिल। अब देखो प्रेसिडेंट कौन कौन से टाइप के जो बिल है उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। देखो मनी बिल, जब लोकसभा में मनी बिल से आपको पता है लोकसभा में क्या होता है, इसकी लोकसभा के पास पावर होती है मनी बिल को लेकर रिलेटेड। जब वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है उससे पहले प्रेसिडेंट ही हैं जो क्या करते हैं, सॉरी जो प्रेसिडेंट हैं वही रेकमेंड करते हैं कि लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब प्रेसिडेंट खुद रेकमेंड कर रहे हैं कि लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो लोकसभा से पास होगा तो प्रेसिडेंट उसको कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें खुद रेकमेंडेशन दी है, जिसका मतलब मनी बिल तो नहीं हो सकता।
ठीक है। अगर जैसे मनी बिल नहीं हुआ, ए ऑप्शन बाहर हो गया, बी ऑप्शन बाहर हो गया, डी ऑप्शन बाहर हो गया, हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दी ओनली सीजीआई हु एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। देखो आज तक सिर्फ एक ही सीजीआई हमारे जो है जो प्रेसिडेंट के साथ जिन्होंने एक्ट किया है, और उनका नाम क्या है? जस्टिस हादितुल्ला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी चाहिए? अगर वो लोकसभा से बिलोंग करते हैं तो 25 ईयर चाहिए, अगर वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर्स चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड बाय विच मेजोरिटी। देखो चेयरमैन प्रिसाइड किसके ऊपर करते हैं? राज्यसभा के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है कि राज्यसभा के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होगी इनको रिमूव करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव मेजोरिटी बाय राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी बाय लोकसभा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आता है? 3। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है कि अगर टोटल स्ट्रेंथ होती है 1000 और उसमें से अगर मान लेते हैं 200 सीट क्या है वैकेंट है जिधर कोई नहीं बैठा हुआ है, अब कितनी सीटें बची हैं? 100। अब इसमें जो सिंपल मेजोरिटी आएगी मतलब क्या? 400+1 मतलब 401। इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिकेम बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया था? इसको बाइंडिंग कर दिया था कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं इनको। और 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थी उसमें उन्होंने एक छोटी सी चेंज लाई थी। चेंज क्या थी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार मना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी बार वापस सेम एक्शन लेते हैं तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बाइंडिंग पावर कब आई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 12। द्रौपदी मुर्मू बिकेम डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो अभी जो हमारा एसआई का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि जो 16th लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे। इसका मतलब क्या है कि अभी लेटेस्ट हमारे द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है, तो उनका भी बारे में पूछ सकते हैं वो कितने नंबर वाली प्रेसिडेंट बनी है। तो इसका आंसर क्या है? 15th। ये भी आप दिमाग में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो रॉन्ग की बात चल रही है। चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल नहीं, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं होते? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास ये पोस्ट है, इसी वर्चू की वजह से उनको चेयरमैन की पोस्ट दी जाती है। इनके लिए उनका कोई अलग इलेक्शन नहीं हो रहा है चेयरमैन के लिए। कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको ऑटोमेटिकली चेयरमैन की पोस्ट मिल जाती है, इसलिए वो राज्यसभा से बिलोंग नहीं कर रहे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है? अभी हमने बात किया ऑल एमपीज, मतलब ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा के मेंबर भी आगे, राज्यसभा के मेंबर भी आगे। इसमें रॉन्ग के बारे में पूछा है, इसका मतलब यही गलत है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। ऑब्वियसली बात, अभी मैंने यही बात की है। चेयरमैन कैन कास्ट वोट इन राज्यसभा। अब आप बोलेंगे कि जो चेयरमैन है वो बिलोंग तो नहीं करते राज्यसभा से, वो वोट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली चेयरमैन के पास पावर है, जब भी 50-50% वोट अगर हो दोनों तरफ हो गए हो और कोई डिसीजन नहीं आ रहा हो तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, चेयरमैन कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, ये उनके पास पावर है, उस केस में वो वोट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नो बॉडी एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट इफ द सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट। ये आपको याद रखना, ये इकलौती ऐसी सीट है वाइस प्रेसिडेंट की, अगर ये वैकेंट है तो यहाँ पे आके कोई नहीं बैठने वाला, चेयरमैन की सीट में आके बैठ जाएंगे। जब चेयरमैन प्रेजेंट नहीं होंगे, चेयरमैन की सीट में आके कौन बैठेगा? डिप्यूटी चेयरमैन। अगर डिप्यूटी चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो कौन आके बैठेगा? जो पैनल ऑफ 6 पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होते हैं उनमें से कोई एक आके बैठ जाएंगे, बट वाइस प्रेसिडेंट की सीट में कोई नहीं बैठने वाला। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट डज नॉट हैव। देखो ऑब्वियसली बात है, जुडिशियल कस्टडी नहीं है। पार्डन पावर क्या हो गया? जब प्रेसिडेंट बिल्कुल माफी कर देते हैं, अगर किसी को फांसी की सजा भी मिली है तो प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं हम मैंने इसको पार्डन कर दिया है तो वो अगले दिन घर में आ जाएगा, कोई सजा नहीं होने वाली। कम्यूटेशन क्या होगी? कम्यूटेशन होगी कि एक सजा को दूसरी सजा में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि किसी को फांसी की सजा हुई थी और प्रेसिडेंट क्या कर दें? उसको उम्र कैद की सजा कर दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, एक होता है रिस्पाइट और फिर एक होता है रिप्राइव। रिप्राइव रिस्पाइट किस केस में होता है? किसी स्पेशल ओकेजन में, कोई स्पेशल अगर क्या हो गया ओकेजन में, क्या हो गया कि स्पेशल केस आ गया, जैसे कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, उस केसेस में उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। जैसे कोई कोई कैंसर पेशेंट है जिसके पास गिन चुन के 5 साल जीने के लिए, बट उसकी सज़ा कितनी बची है? 10 साल। उस टाइम प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं कि चलो इसकी सज़ा कितनी कर देते हैं? 3 साल कर देते हैं, ताकि जो उसके पास 2 साल एक्स्ट्रा बचे हैं वो बाहर जाके थोड़ी ज़िंदगी जी सके। रिप्राइव में क्या होता है? रिप्राइव में होता है कि सज़ा सेम ही रहेगी। अगर आपको 10 साल सज़ा मिली, आपको 10 साल ही सज़ा मिलेगी, बट जिस टाइम वो हमारे कोई भी जज है हमारे हमें सज़ा देंगे, जैसे हमें आपको पता ही है कि हमें जब सज़ा मिलती है तो हम उसी टाइम से हमारी सज़ा शुरू हो जाती है।
लेकिन रिप्राइव के केस में क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे आपको जनवरी में सजा मिली, अगर आपको कोई अपना एक काम कंप्लीट करना है, जैसे जो संजय दत्त थे, जब उनको सजा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने मूवी क्या की हुई है, साइन की हुई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उन मूवीज़ को कंप्लीट करने का। तभी उनको 2 से 3 महीने की लीज मिल चुकी थी और उसके बाद जितनी भी उनको सज़ा मिली थी उनको जेल में जाके कंप्लीट करनी पड़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि सज़ा स्टार्ट पीरियड अगर होने जो स्टार्टिंग पीरियड है उसका अगर वो थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, उसके लिए ग्रेस पीरियड दे दिया गया है, उसको हम क्या कहेंगे, रिप्राइव। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा, आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हम नीचे आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दे देंगे, आप उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है जो क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ इसका चाहिए इस क्वेश्चंस का, तो आप उसी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।